वेलकम स्टूडेंट। आज के नए वीडियो लेक्चर में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि स्पेक्ट्रम के मामले में वैसे तो स्पेक्ट्रम सभी का होता है, लेकिन अपने सिलेबस में स्पेक्ट्रम या तो हाइड्रोजन का होता है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का होता है। और उसी पे ही सवाल बनते हैं, उसी पे ही रिडबर्ग फार्मूला बनता है, उसी पे ही तमाम कलेक्शन ऑफ लाइट मिलती है जिसको हम लाइमन, बॉमर, पास्चन इन सबसे नाम देते हैं। उस पे तमाम सवाल पूछे जाते हैं कि पांचवी लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, वेव नंबर क्या होगी, ठीक है, किस में एनर्जी मैक्सिमम होगी, किस में लैम्डा मैक्सिमम होगा, किस में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आईआईटी पीएमटी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये भी है कि आपको वो चीज कितनी जल्दी करने को आती है। और यहां पर हम वो जो ट्रिक्स की बात आपसे करने वाले हैं, उस ट्रिक से आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बहुत ही छोटे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी की तो ट्रिक्स सभी को लगभग मिलती रहती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स आमतौर पे कम मिलती है। तो इसी बारे में हम आज आपको डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा जो बच्चे स्पेशली आईआईटी पीएमटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मेथड मिले जिससे कि हम उसको छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इस विषय पे आज के वीडियो लेक्चर में आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूं और उसकी तरफ मैं अब जा रहा हूं। देखिए, जब हमने बात कह दी कि हमें सिलेबस में स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, हालांकि पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेता हूं और बता देता हूं। कलेक्शन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम हर एक का होता है, बट इन अवर सिलेबस या तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं और या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हीलियम प्लस आता है, लिथियम 2 प्लस आता है, बेरिलियम 3 प्लस आता है। इन सभी के पास अगर आप देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा। और अगर इनके पास में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो सभी के अंदर बराबर हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होगा। जैसे इसका जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। तो हमें स्पेक्ट्रम सभी का नहीं पढ़ना होता है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें सिलेबस या तो हाइड्रोजन के लिए पढ़ना होता है और या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हमें पढ़ना होता है। ठीक। और जब हम फोटोग्राफिक फिल्म पर एक एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमेशा हमें कलेक्शन ऑफ लाइट इस तरीके से मिलता है। और इन लाइनों के जो नाम हैं वो नेम ऑफ डिस्कवरर पे दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि उसको हम लाइमन, बॉमर, पास्चन ये सब बोलते हैं। तो जो पहली कलेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं बॉमर सीरीज। तीसरी सीरीज को हम पास्चन सीरीज कहते हैं। चौथे को ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और इसके बाद पी साइलेंट मोड में होता है, इसको हम फंड सीरीज कहते हैं। और इसके बाद अभी एक रिसेंटली और एक कलेक्शन ऑफ लाइट है जिसे हम सभी हमफ्रे हमफ्री सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें हमें यह बताया जाता है कि जो लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन को कवर करता है, अल्ट्रावायलेट को। बॉमर सीरीज जो होती है वो कवर करता है विजिबल रीजन को। और बाकी जितनी भी बच गई, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्री, वो आईआर रीजन को कवर करती हैं।
इंफ्रारेड रीजन को कवर करती हैं। ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ये एक डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम है, और इस लाइन के अंदर जितनी भी लाइनें, मतलब इस पूरे कलेक्शन के अंदर जितनी भी लाइनें हैं, उसका हर एक का अपना वेवलेंथ है। वेवलेंथ का संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है, उसका एनर्जी से होता है। तो वो कैसे वेवलेंथ निकालेंगे, तो हमें एक फार्मूला केमिस्ट्री में बताया जाता है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जिसमें इसमें हम लेमडा को तो खैर वेव लेंथ कहते हैं, और 1/λ को डायरेक्टली वेव नंबर भी कहते हैं, वेव नंबर भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर वेव नंबर की बात की जा रही है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट 1/λ वैल्यू। बाय द वे, जेड की वैल्यू हम सब जानते हैं, एटॉमिक नंबर है, और आर को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू नियरली 1.1 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर के नियरली इक्वल होती है। तो 1.1 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, ये हम आर की वैल्यू को बोलते हैं। रही बात N1 और N2, ये दो नंबर हैं, इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ये दो नंबर हैं। और अगर मैं इसको बोहर मॉडल के हिसाब से बात करूं, तो ये दो ऑर्बिट नंबर हैं, और इसमें यह कहा जाता है कि भाई N2 की वैल्यू हमेशा N1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑर्बिट नंबर भी हो सकते हैं। इनको आप ऑर्बिट नंबर कह सकते हो, इनको आप एनर्जी लेवल्स कह सकते हो, इनको आप ये भी कह सकते हो कि N1 और N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है, और होल नंबर होगी, यानी 1.1 1.2 ये सब नहीं होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसको मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, और अभी मेरी मेन बात सामने नहीं आई है, उसको बताने के लिए ही मैं ये सारी चीजें पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है, और हमसे कहा भी जाता है कि हर सीरीज का N1 फिक्स्ड होता है, बट N2 बदलता है। हर सीरीज का N1 बदलता है, और N1 फिक्स होता है, सॉरी, और N2 हमेशा बदलता रहता है। अच्छा, तो इसको किस ढंग से आप याद रखोगे, वो आप एक बार चेक कर लेते हैं। लाइमन, बॉमर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज। ठीक है, तो और ये सारे टर्म आप समझ ही गए होंगे। और 1/λ को हम कई बार न्यू बार से भी शो करते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, तो अगर मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाता हूं, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो अब मेरी ट्रिक्स का पॉइंट शुरू होगा, और इस पे आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, तो इसमें यह कहा जाता है कि फॉर ईच सीरीज N1 fixed but N2 changes, N2 changes। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए सबसे पहले लाइमन सीरीज है ना, पहले लाइमन है ना, N1 हमेशा 1 होगा, N1 हमेशा पहला है 1, बट N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा होगी, वो 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 1 होगा और N2 की वैल्यू ये होगी। बॉमर के लिए
बॉमर सीरीज के लिए N1 फिक्स तो होगा लेकिन वो 2 होगा क्योंकि दूसरा नंबर है, और N2 की वैल्यू 3 और 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से पाश्चन सीरीज में N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है लेकिन वो 3 होती है, और N2 की वैल्यू 4 5 6 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगी। ब्रैकेट सीरीज में अगर मैं ये कहता हूं कि N1 की वैल्यू 4 होती है तो N2 की वैल्यू 5 6 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। फंड सीरीज का N1 फिक्स्ड होता है लेकिन वो 5 होता है, और N2 की वैल्यू 6 7 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। हमफ्रे, तो जो हमफ्री सीरीज है इसका N1 फिक्स्ड है लेकिन वो 6 है, और N2 की वैल्यू 7 8 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो ये एक चार्ट आपको बन गया है, और इस चार्ट के बिहाफ पर अभी हम इस फार्मूले के ऊपर आपको कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हमारे आईआईटी और पीएमटी के एग्जामों में पूछे जाते हैं, और उसको हम किस तरीके से जल्दी करेंगे वो देखने का विषय आपके लिए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने उल्टा सीधा किया, मान लो पाश्चन पहले लिख गए, बॉमर बाद में लिख गए, तो N1 N2 की वैल्यू बदल जाएगी। तो आपको ये पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए, और जब ये सीक्वेंस हो जाएगा तो पहले में N1 1 हो जाएगा, दूसरे में N1 2 हो जाएगा, तीसरे में N1 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और जब N1 पता लग गया तो N2 एक बढ़ा बढ़ा के लिखते चलो, और अंत में इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस याद रखने का तरीका है जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, वो ये है कि लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ऑफ भूपेंद्र हुड्डा, लो ब्लड प्रेशर ऑफ भूपेंद्र हुड्डा, या आप ये याद कर सकते हो लो ब्लड प्रेशर ऑफ बद्री प्रसाद हुड्डा। तो इसको आप ट्रिक लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश आपकी मर्जी है। लो ब्लड प्रेशर बीपी ऑफ भूपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा। तो ये एक ट्रिक बन गई, लो ब्लड प्रेशर ऑफ भूपेंद्र हुड्डा। तो इससे आपको पता लग गया भाई, पहले एल का मतलब लाइमन, दूसरे बी का मतलब बॉमर, पी का मतलब पाश्चन, फिर बी का मतलब ब्रैकेट, और फिर पी भी है दोबारा, तो भूपेंद्र के पी फंड हो गया, और लास्ट में एच का मतलब हमफ्री सीरीज हो गई। तो ये सीक्वेंस किस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, वो ट्रिक मैंने आप लोग को बता दी है, लो ब्लड प्रेशर ऑफ भूपेंद्र हुड्डा। तो इससे आपको ये चीजें याद रहेंगी, और जब आपको पहली लाइन याद रहेगी तो उसका N1 भी याद रहेगा, और जब N1 याद हो जाता है तो N2 भी आराम से हो जाता है। चलिए, इस चीज को याद करने के बाद अब जो मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये बन जाएगा अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हो। तो अब विषय आता है कि सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, या आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप क्या मदद कर सकते हो, तो देखिए, वॉच करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपके सामने वन बाय वन आपके सामने अपनी बातों को रखने जा रहा हूं। कुछ बातें मैंने आपके सामने रख दी है, एक ट्रिक्स मुझे मिल चुकी है, लो ब्लड प्रेशर ऑफ बद्री प्रसाद हुड्डा, तो या भूपेंद्र हुड्डा, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा लैंग्वेज ठीक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हर लाइन जो भी हमें स्पेक्ट्रम पे मिलेगी वो एक कलर होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी एक वेवलेंथ होगी, उसकी एक एनर्जी होगी। वो कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फार्मूला रिडबर्ग ने ये दिया, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, इससे तो आप वेवलेंथ या वेव नंबर निकाल सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी,
सी अपॉन लेमडा, और c इंटू 1/λ की जगह पे मैं लिख सकता हूं आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके। और अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ये सब हम जानते ही हैं। तो E इक्वल टू अगर एच न्यू है तो एच, और जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी सी आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो आप इससे एनर्जी निकाल सकते हो, इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इससे वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। और h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट होती है, c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम सब जानते ही हैं। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आते हैं तो ये फार्मूला 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² भी बन जाता है। यानी अगर यूनिट का सही सही इस्तेमाल करें और इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आए एनर्जी का, तो एनर्जी का फार्मूला 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² के वैल्यू के इक्वल होता है। देखो, इस फार्मूले से वेवलेंथ या वेव नंबर निकलती है, इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी निकलती है, इस फार्मूले से आपको एनर्जी। अब आपसे पूछा जाएगा कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। हजारों लाखों तरह के सवाल इस पर बनते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 मैं आपकी कुछ मदद करता जाता हूं। अब देखो, मान लो किसी ने कहा, और यहीं पे एग्जाम में N1 और N2 वैल्यू लेने में दिक्कत होती है, N1 और N2 की वैल्यू लेने में दिक्कत होती है। तो N1 और N2 वैल्यू लेने में अगर दिक्कत होती है तो सवाल ये उठता है कि क्या कैसे करें। देखो, जैसे आपसे कह दिया हाइड्रोजन के लिए बॉमर सीरीज की तीसरी लाइन की वेवलेंथ बताओ, ऐसे पूछ दिया। तो जैसे क्वेश्चन अगर मैं पहला करूं, जैसे क्वेश्चन ये है, भाई हाइड्रोजन के लिए बॉमर सीरीज के लिए थर्ड लाइन की आप जो है वेवलेंथ बताइए, ये क्वेश्चन है। तीसरी लाइन, 10वीं लाइन, 5वीं लाइन, अंतिम लाइन, ऐसे सवाल पूछा जाता है। अंतिम लाइन को लिमिटिंग लाइन भी कहा जाता है। जैसे अब मान लो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। मैं आंसर आर के टर्म्स में निकालूंगा। तो मान लीजिए आपसे लेमडा पूछा है, आर वही हो गया, जेड हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। अब इन्होंने कहा है बॉमर सीरीज, N1 फिक्स्ड होता है, तो लो ब्लड प्रेशर यानी बी दूसरे नंबर पे आता है, अर्थात बॉमर सेकंड पे आता है, तो N1 की वैल्यू 2 होगी, माइनस अब N2 की वैल्यू रखनी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि N2 की वैल्यू रखने का तरीका यह है, ट्रिक कह लो, कि N1 में x जोड़ दो। N2 की वैल्यू रखने का तरीका है N1 में x जोड़ दो। सर, N2 की वैल्यू निकालने के लिए N1 में x जोड़ दो। सर x क्या है, जिस नंबर का पूछा जा रहा है। तो अगर N2 की वैल्यू मुझे यहां पूछनी करनी है तो N1 कितना है 2, और तीसरी लाइन है तो यहां 3 लिख दो, तो 2 + 3 यानी कि 5, यानी 5²। ये जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है कि पता लगा N2 की वैल्यू लेनी थी 5 और हम ले गए 4 या 6, कहानी बदल गई। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। 1/4 माइनस 1/25 यही आएगा ना, है ना। तो यही होगा, और इसकी वैल्यू 1/λ की वैल्यू r, शायद एलसीएम 100 हो सकता है, और ये वैल्यू 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा। तो 1/λ की वैल्यू अगर इतनी है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100
बाई 21 आर, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी सीरीज की अगर आपको 10वीं लाइन, 5वीं लाइन ये सब आपको करना हो, जैसे मान लीजिए यही कह देते कि हाइड्रोजन के लिए आपके लिए पाश्चन सीरीज की दूसरी लाइन की वेवलेंथ बताओ, तो पाश्चन, लाइमन बॉमर पाश्चन, इंपॉर्टेंट N1 N2 है, तो तीसरा नंबर पे है, तो N1 3 स्क्वायर हो गया। और दूसरी लाइन पूछ रहा है मान लो, तो 3 में 2 जोड़ दो, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से आप N2 की वैल्यू हमेशा N1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू का मतलब जो नंबर ऑफ लाइन का है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं। अब उससे लेमडा पूछ सकते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, उससे एनर्जी पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं पहली लाइन। और हां, अगर उन्होंने कह दिया फॉर लास्ट लाइन फॉर एनी सीरीज, अगर उन्होंने लास्ट लाइन फॉर एनी सीरीज पूछ दिया है, तो इसको हम N2 हमेशा इंफिनिटी रखेंगे, है ना। और इसी लाइन को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, इसी लाइन को हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। तो फॉर लास्ट लाइन फॉर एनी सीरीज N2 की वैल्यू आपको इंफिनिटी रखनी होती है, और इस लाइन को हम लिमिटिंग लाइन भी आपको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने ये फार्मूले बना लिए और ये क्वेश्चन कर लिए तो आप इस तरह के तो क्वेश्चन अब आप कर लोगे कि पांचवी लाइन, दूसरी लाइन, अंतिम लाइन, पहली लाइन, ठीक है, वो बड़े आराम से क्वेश्चन इसके निकल जाएंगे। अब मैं जो अगली बात बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? वो देखने वाली बात है, और वो क्या बात है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब हम सभी ने यहां पर, हाँ, यहां पर जब चीजें आपने कर ली, तो आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को समझते हैं कि मान लो उन्होंने कहा, क्वेश्चन ये है, इन विच ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमम, बोले जी किस केस में स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। ए चॉइस N1 1, N2 इंफिनिटी, बी चॉइस N1 2, N2 इंफिनिटी, सी चॉइस N1 3, N2 4, डी चॉइस N1 10, N2 11। इस तरह से 4 चॉइसेस उन्होंने आपको दे दी, और इन 4 चॉइसेस में पूछा कि अगर N1 की वैल्यू 1 लें, N2 की वैल्यू ये लें, तो ये मुझे बताइए कि किस केस में एनर्जी मुझे स्पेक्ट्रम की मैक्सिमम मिलेगी। भाई एक तो तरीका ये है, एनर्जी का फार्मूला ये है। एक तो तरीका ये है कि मैं N1 यहां रखूं, N2 इंफिनिटी रखूं, सारी वैल्यू निकालूं और 4 बार निकालूं, फिर ये देखूं कि किस में ज्यादा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है कि कोई ट्रिक है क्या, तो वो ट्रिक ये है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एनर्जी मैक्सिमम के लिए पूछा जाए, तो ट्रिक ये है कि N1 लोएस्ट होना चाहिए, N1 लोएस्ट होना चाहिए, और जो N2 है वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही मेरे लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी, N1 लोएस्ट और N2 हाईएस्ट। अब ये बताओ, N1 लोएस्ट 10 3 2 1, देखो ये N1 लोएस्ट है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है N2 हाईएस्ट, तो हाईएस्ट भी इससे ज्यादा क्या होगा। तो बिना सॉल्व किए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि N1 लोएस्ट और N2 हाईएस्ट होगा। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भाई एनर्जी मैक्सिमम कहां है, तो आपको यह देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हो। मैं इसी पे ही एक सवाल और कराता हूं। इन विच केस, इन विच केस लिखा आपने, इन विच केस, इन विच केस एनर्जी मैक्सिम, एनर्जी मैक्सिम, किस केस में एनर्जी मैक्सिमम होगी? और ए चॉइस दिया है 325। 325 का मतलब ये हुआ N1 3 और N2 5, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। बी चॉइस में आपका हो गया 4 to 6, सी चॉइस में दे दिया 6 to 8, और डी चॉइस में लिख दिया ऑल इक्वल, ये लिख दिया। तो आपको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो क्या कहते हैं, N1 लोएस्ट चाहिए और N2 हाईएस्ट चाहिए। तो N1 लोएस्ट कहां है? देखो डिफरेंस तो हर एक में दो दो है, ठीक है। और अब आप देखो तो N2 हाईएस्ट यहां पर है ना? हाँ। और N1 लोएस्ट कहां है? वो यहां पे है। तो दो आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब ऐसी कंफ्यूजन आ जाए तो हमेशा N1 डोमिनेंट होता है। जो N1 की बात होगी वो यानी लोएस्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली हमारे केस में ये आंसर होगा, इसमें एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बहुत आते हैं। और या फिर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया और तुम बारी बारी से N1 N2 के वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। इतना समय कहां होता, हार्डली 1 मिनट या उससे भी कम मिनट होते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप सीखोगे तो आपको लोएस्ट और हाईएस्ट से होगा। हाँ, अभी इसमें ये पूछ लेते कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई लैम्डा का कोई क्वेश्चन पूछ लेते, मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे अगर मैं, ये तो एनर्जी के क्वेश्चन थे, अगर मैं आपके सामने ये कहूं और अपनी इस बात को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी देखना आपको देख पड़ेगा, बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें इस पॉइंट के लिए। तो देखो बेटा, वो ये है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए, इन विच केस, इन विच केस लैम्डा मैक्सिमम, भाई लैम्डा मैक्सिमम कहां पे होगा? जैसे ए चॉइस में 3 to 5, बी चॉइस में 5 to 7, सी चॉइस में 9 to 11, और डी चॉइस पे लिख दिया ऑल इक्वल। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो लैम्डा जब मैक्सिमम की बारी आती है तो अब लैम्डा का फार्मूला ये है। अब आप N1 N2 या तो पुट करो और निकालो, इतने में तो बहुत समय चला जाएगा। जब लैम्डा मैक्सिमम पूछा जाए तो हमेशा याद रखना N1 हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट, और N2 उसके क्लोजेस्ट होना चाहिए, जितना वो क्लोज हो सकता है। और जहां कंफ्यूजन हो वहां पर आप N1 को डोमिनेंट मानेंगे। तो N1 हाईएस्ट होना चाहिए और N2 क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो N1 हाईएस्ट, बस उसी की सुननी है। तो मेरे हिसाब से क्लोजेस्ट तो सब में दो दो का डिफरेंस है, मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, यहां लेमडा मैक्सिमम होगा। बस ये ट्रिक आप लगा दो, बात समझे। अगर इसी पे ही मैं एक सवाल आपको और करा दूं कि भाई इन विच केस आपका लेमडा मैक्सिमम हो, और अब की बार चॉइसेस जो है वो ये है 1 से इंफिनिटी, बी चॉइस में 2 से इंफिनिटी, सी चॉइस में दे दिया आपका 3 to 8 दे दिया, और डी चॉइस में आपसे कह दिया ऑल इक्वल, ऐसा कुछ कह दिया। तो ऐसे केस के अंदर आप ये देख सकते हो N1 हाईएस्ट, पहले वही देखो 1 2 3, बस सोचो नहीं, यही आंसर है। और N2 क्लोजेस्ट भी सबसे ज्यादा यही है, बाकियों में तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी का डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यही ट्रिक्स आपके क्वेश्चन को और आपको दोनों को कामयाब बनाती हैं, और यही चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाती हैं। अब देखो, मैंने लेमडा का क्वेश्चन करा दिया, मैंने एनर्जी का क्वेश्चन करा दिया, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि एनर्जी जो होती है
वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पूछा जाए तो आपने जो एनर्जी मैक्सिमम के लिए कॉन्सेप्ट लगाया है वही इसमें लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एनर्जी पूछा जाए, ये पूछा जाए, वो पूछा जाए, बड़े आराम से कर सकते हो। अच्छा, मैंने मैक्सिमम कहा है, क्वेश्चन अगर मिनिमम का आ गया तो उल्टा कर दो। जिसमें जो मैंने ट्रिक्स बताई है, जिसमें सबका रूल ज्यादा से ज्यादा डिसओबे होता है, वही रूल में मतलब मैंने कहा भाई एनर्जी इस केस में मैक्सिमम होनी चाहिए कि N1 लोएस्ट हो और N2 हाईएस्ट हो। और अगर वहीं पे N1 हाईएस्ट हो जाए तो क्या हमारी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम की बजाय मिनिमम नहीं हो जाएगी? तो बड़े आराम से अगर आपने मैक्सिमम का कर लिया है तो मिनिमम का भी क्वेश्चन कर लोगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो लेक्चर आपको स्पेक्ट्रम नहीं समझा रहा है, वो ये मान के चल रहा है, या टीचर मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ ठीक है भाई आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, लेकिन उसके सवाल कैसे करें और जल्दी कैसे करें, मैंने इस पे आपकी मदद करी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम को समझाना एक डिफरेंट इशू है, क्वेश्चन कराना एक डिफरेंट इशू है, और मैंने आपको क्वेश्चन कराने में आपकी हेल्प करी है। और ये वीडियो वैसे तो सभी को फायदामंद होने वाला है, लेकिन जो बच्चे अभी तुरंत ही पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आपको लगा, तो उसमें आप हमेशा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो लेक्चर हम आपको इसी तरीके से देते रहेंगे और आगे एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे आपसे बात करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अगले लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।